हेलो फ्रेंड्स। मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ इन्वायरमेंट का कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और साथ में मैं यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नॉइज़ के बारे में भी बात करूँगी। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हैं नॉइज़ के बारे में, तो आप वहाँ मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँगी जो नॉइज़ होती है वो कितनी ज़्यादा होती है कहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में जो से शोर होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो दिन में कितना होता है और रात में कितना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है जैसा कि 75 डीबी जो है वो होता है दिन में। ठीक है, और रात में जो होता है वो 70% डीबी होता है रात में। और कॉमर्शियल क्षेत्र में जो शोर होता है वो दिन में होता है 65 डीबी और रात में होता है 55 डीबी। और ये कौन जारी करता है पोल्यूशन, कि हम कैसे जाने कि कितना पोल्यूशन कहाँ पे है, नॉइज़ कितनी है। तो वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको शॉर्ट में कहते हैं CPCB। और ये 2000 में बना हुआ था। ठीक है, तो ये ईयर भी याद रखना है, कभी शॉर्ट में लिख के आ जाएगा और ईयर पूछ लेगा, और हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ ले या मैचिंग के लिए दे दे। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अभी जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो वो आपसे कितना नॉइज़ होता है, कितना पोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक ठीक है, डीप में पूछा जा रहा है। तो आवासीय क्षेत्र में कितना होता है, आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे नॉइज़ कितनी होती है। तो 55 डीबी जो होता है वो दिन में होता है और रात में होता है 45 डीबी। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक, तो ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऊष्मा के बढ़ते हुए क्रम में ये दिया हुआ है। तो पहले ग्रीन वुड आता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा सूखी लकड़ी, फिर इससे भी ज़्यादा कृत्रिम वसा और तेल और मीथेन होता है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे क्विटो प्रोटोकॉल। क्विटो के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। प्रोटोकॉल तो आ ही रहे हैं जितने भी प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये मुझे प्रोटोकॉल ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा और इसके बारे में मैं बेसिक से बता रही हूँ। तो क्विटो कब जारी हुआ था, इसका ईयर याद रखना है 1997। और कौन कौन सी गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस है, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरोकार्बन और पैर पैर फ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्सा। और देखिए यहाँ पे अर्थ समिट को हमने ये जो हमने लिखा है यहाँ पे अर्थ समिट। तो अर्थ समिट जब हुआ था इसको रियो समिट भी बोलते हैं। इसका ईयर 1992, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था। इनको 3 भागों में बांटा गया था, UNFCC और CBD और एजेंडा 21 के अंतर्गत SDG आया था जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये सारे गोल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, चाहे वो SDG हो चाहे वो MDG हो, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और कब से कब तक की, तो जो MDG है इससे पहले आया था SDG से। तो MDG जो आया था वो 2000 से 2015 तक था और जो SDG है वो है अब 2015 से 2030 तक। और SDG MDG से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। तो ये जितने भी एजेंडा हैं, मतलब जो भी पॉइंट वाइज हैं इसमें, जैसे SDG में 17 गोल्स रखे गए हैं, तो 17 गोल्स आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 17 गोल्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप SDG और MDG दोनों गोल्स पढ़ सकते हैं और उन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक, फिर हम बात कर रहे थे क्विटो प्रोटोकॉल की। तो क्विटो प्रोटोकॉल जैसा कि जापान में हुआ था, 1997 में हुआ था।
ठीक है, क्वीटो को 2 भागों में बांटा गया था, वो 2008 से 12 में, जहां पे 36 देश शामिल थे, और फिर दूसरे भाग में इसे बांटा गया क्वीटो को 2012 से 2020 तक। ठीक है, तो इसका ईयर पूछा जा सकता है, जो इनके 2 भागों में बांटा गया, इनका टाइमिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्वीटो कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 1997 में हुआ था। कब, 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत हमने पॉइंट वाइज लिख रखा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और क्वीटो लागू कब से है, तो 16 फरवरी 2005 से क्वीटो लागू हुआ है, और इसमें 84 देश क्वीटो पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जब क्वीटो हुआ था तो 84 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और 192, ठीक है, 192 देश क्वीटो के पक्षधर हैं। ठीक है, और एक बात बहुत ज्यादा जरूरी, जो यूएनएफसीसी के सदस्य जो होते हैं वो ही लोग क्वीटो के पक्षकार बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्वीटो की पार्टी नहीं है, कौन से देश क्वीटो की पार्टी नहीं है, तो जो कनाडा और एलोरा और यूएसए और दक्षिण सूडान। ठीक है, तो ये लोग सदस्य नहीं है क्वीटो के पार्टी के, ये अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो इन चारों देशों को आप याद रखेंगे, कनाडा, एडोरा और यूएसए और दक्षिण सूडान। ठीक, फिर यहाँ पे हम और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्वीटो हुआ क्यों था। तो क्वीटो प्रोटोकॉल जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, तो जो जलवायु परिवर्तन था, इसको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा था, इसको कम करने के लिए बनाया गया था। और ये क्या है, ये सब पे एक प्रतिबंध लगाया गया है। जितने भी देश इसमें शामिल हुए हैं उन सब पे प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा नहीं देगा, उस पर नियंत्रण करेगा। ठीक है, और जो मानव निर्मित CO2 है, इसके उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके उत्सर्जन पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, 2005 से ये लागू हो चुका है। वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश हैं 192 सदस्य देश हैं, और जो कनाडा था ये कब हटा था, तो आप ये भी याद रखेंगे, जो कनाडा है 2012 में। अभी हमने बताया कि यहाँ पे 4 देश नहीं है, तो जो ये कनाडा है, ये कनाडा 2012 में इस प्रोटोकॉल से हट गया था। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है कि क्योटो आया, तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा था, इसके स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु जो प्रणाली है पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना था। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसका एक मोटो था, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। ठीक, अब हम बात करेंगे कितने प्रतिशत गैसेस हैं। तो यहाँ पे जो 2 गैसेस हमने लिख रखी हैं, एक नाइट्रोजन जिसको NO बोलते हैं, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये जो 2 गैसेस होती हैं, ये कूलिंग गैसेस होती हैं। ठीक है, और गैसों का योगदान कितना है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो CFC होती है वो 4% है, और N2O 6% है, मीथेन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% है। तो ये परसेंटेज भी याद रखनी है, क्योंकि परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे जो गैसेस के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि जो गैसेस होती हैं उनका स्रोत क्या है, कहाँ से निकलती हैं वो गैसेस। ठीक, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, तो जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, इन सब से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। CFC कहाँ से निकलता है, तो जो वो होते हैं हमारे घर में AC होता है, कूलर होता है, AC और वो क्या बोलते हैं फ्रिज होता है, इससे CFC निकलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रशीतन और साल्वेट्स, इंसुलेशन फॉर्म जो होते हैं, इन सारी चीजों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग से भी निकलता है CFC। मीथेन कहाँ से निकलता है, तो मीथेन धान के खेतों से निकलता है। जब खेतों में पानी लगाते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है वो होता है मीथेन। ठीक है, मवेशियों से निकलता है, पशुओं के मलमूत्र से निकलता है। ठीक,
और दीमक से और जीवाश्म ईंधन का जलना होगा अगर तो भी लकड़ी और लैंडफिल से आर्द्र भूमि और उर्वरक जितने भी कारखाने होते हैं इन सब से मीथेन गैस निकलता है जिसको CH4 भी बोलते हैं। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये गैसेस दे रखी हैं ये सारी की सारी ग्लोबल वार्मिंग में सहायक हैं, मतलब ग्लोबल ये अगर बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में ये सहायक हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जो नियंत्रण करना है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो और CO2 और ज़्यादा ना बढ़े। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो जीवाश्म ईंधन और उर्वरक का जलना, लकड़ी और फसल से निकलता है। मीथेन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? तो लौह अयस्क का गलना और जीवाश्म ईंधन का जलना, इससे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से और भी बहुत सारी बीमारियां भी होती है, मतलब इन सारी जो गैसेस हैं इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं तो ये भी आता है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन के प्रकार अगर हम देखें तो देखो दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा के एक तो होता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ठीक, पारंपरिक वो जो हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लंबे समय तक उपयोग भी करते हैं हम। और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? जो कि हम सामान्य से अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उनका, हम वो ख़त्म नहीं होते हैं, और जो पारंपरिक है वो ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो पारंपरिक में कौन कौन से आते हैं? जो कोयला है वो पारंपरिक है, और पेट्रोलियम है, बिजली है, प्राकृतिक गैस है। और नॉन कमर्शियल कौन से होते हैं? तो गोबर और लकड़ी होता है, ठीक। तो ये हमने ऊर्जा के संसाधनों की बात की, तो इनके प्रकार याद रखने हैं, ठीक है। और कौन से संसाधन किस में आता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रखना है आपको हमेशा। आपको अंतर पता होना चाहिए कि कौन से पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है और कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। तो ये मैचिंग में भी आ सकता है। देखो हमने यहाँ पे गैर पारंपरिक में रखा है कौन कौन से गैर पारंपरिक आते हैं। सबसे ज्यादा गैर पारंपरिक के बारे में पूछा जाता है तो सोलर आता है, विंड एनर्जी आती है, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता। बायो एनर्जी है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी है, और अर्बन बेस्ड जो होते हैं उससे भी एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे हमने स्रोत भी लिख रखे हैं पारंपरिक कौन कौन से होते हैं। तो पारंपरिक एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, ज्यादातर जमीन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक। जैसे कोयले की खाने हैं, ये सभी पारंपरिक हैं, कोयले की खाने। और हमने अभी आपको उदाहरण स्वरूप बताया, यहाँ पे देखिए तेल, प्राकृतिक गैस आदि बहुत सारे, ये क्या है, एक बार हम प्रयोग करते हैं उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, फिर इनमें बनने में बहुत टाइम लगता है। फिर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं? ज्यादातर गैर जीवाश्म ईंधन जमीन के ऊपर देखा जाता है, जैसे लकड़ी, मवेशी, गोबर, खेत, सब्जी अपशिष्ट और लकड़ी का चारकोल। ये देखो ये खत्म भी हो जाएंगे ना तो ये फिर से आ जाएंगे। जैसे पेड़ है उससे लकड़ी बनती है, पेड़ अगर हमने काट दिया तो उसे उगाया जा सकता है। मवेशी हैं, इन्हें और संख्या में हम पाल सकते हैं, ठीक है। और इनसे मिलने वाला जितना भी अपशिष्ट है मवेशियों से वो बहुत सारे कामों में आता है, उससे हमें ज़्यादा वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। जैसे गोबर है, इससे गोबर गैस भी बनती है और खाद भी बन जाती है, जिससे उर्वरक क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इन सारी जो गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, इनका फिर से हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जैसे कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस है, ये हम तो नहीं बना सकते, ये इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं है कि बन के तैयार हो जाए। लेकिन एक पेड़ लगाएंगे तो वो 2, 4, 6 सालों में, 10 सालों में वो बड़ा पेड़ बन के तैयार हो जाएगा, है ना। फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा में, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा आता है, हाइड्रो ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, और परमाणु ऊर्जा आता है, हाइड्रो ऊर्जा आता है, बायोगैस आती है। तो ये सारे वो स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं और हम इन्हें अपने काम में ले सकते हैं। इनसे किसी तरह का कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। जो भी मैं वीडियो लाती हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो यूजीसी नेट या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।